आप सभी को मैं नमस्कार। आज इस वीडियो में देखेंगे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 का क्वेश्चन, जो कि आपको एग्जाम हुआ था 23 जुलाई। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, 23 जुलाई आपको 2025 में। ये आपका क्वेश्चन बैंक है। यह आपके लिए आने वाला मद निषेध एग्जाम है, जितना भी बिहार पुलिस का एग्जाम है उसके लिए यह यूजफुल है, उपयोगी है। आप ये अगर वीडियो देख रहे हैं, इसमें अच्छे से डिटेल समझाया जाएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आने वाले मद निषेध में काम आएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। तो इसका आंसर है डी, पीसी महाबोलिस। यह दूसरी पंचवर्षीय कब आई थी? यह आया था 1956 से लेकर 1961 में आया था। इसका पंचवर्षीय योजना, इसका उद्देश्य क्या था? तीव्र औद्योगिकरण। इसी पंचवर्षीय योजना में आपको 3 उद्योग खुला था, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, जो कि यह लोहा इस्पात फैक्ट्री है। इसमें देखिए इसका लक्ष्य क्या रखा है? इससे लक्ष्य था भारी उद्योग को खोलना। इसका इसी समय, हाँ एक और इम्पोर्टेंट नोट्स लिख दीजिएगा, इसी समय आपको आईआईटी 5 आईआईटी खुला था। साथ में यूजीसी याद रखिएगा, यूजीसी का स्थापना इसी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। इसका विकास दर आपका देखिए, इसका विकास दर आपका लक्ष्य 4.5% था, मगर इसमें आपकी वास्तविक उपलब्धता आपको 4.27% हुआ। देखिए नीचे देखिए, ये भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में पीसी महाबोलिस द्वारा विकसित आर्थिक मॉडल पर आधारित था। इस योजना के उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि, रोजगार के अवसर और व्यापक विस्तार, तीव्र औद्योगिकरण और आर्थिक असमानता कमी लाना था। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, प्लासी की लड़ाई हुई। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? इसका आंसर 23 जून 1757। देखिए अब इसमें बताते हैं प्लासी की लड़ाई किसके बीच में हुआ था? रॉबर्ट, अंग्रेज का कंपनी का जो गवर्नर था, मान लीजिए ये कौन था? जो बंगाल का गवर्नर था, रॉबर्ट क्लाइव, और साथ में आपका सिराजदौला, रखिएगा, सिराजदौला, इनके बीच में हुआ था। इसके देखिए प्लासी के युद्ध हारने का भी कारण है। इसमें देखिए हारने का कारण था, इसी युद्ध में सिराजदौला के मुख्य सेनापति मीर जाफर था। याद रखिए सिराजदौला का मुख्य सेनापति कौन था? मीर जाफर को अंग्रेज द्वारा लालच दिया गया कि आपको उसको लालच दिया कि आपको इसके बाद आपको बंगाल का नवाब बनाया जाएगा। और क्या हुआ कि जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो मीर जाफर सेनापति था, मुख्य सेनापति, वो युद्ध में चुपचाप खड़े रहकर युद्ध का हिस्सा नहीं लिया, खड़े दम चुपचाप रह गया, जिसके कारण सिराजदौला हार गया। ये कौन सा नदी पर हुआ था? याद रखिएगा, एक इम्पोर्टेंट नोट, ये भागीरथी नदी पर, जो कि पश्चिम बंगाल में है, भागीरथी नदी पर हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह जी का बचपन का नाम क्या था? तो ये इसका याद रखिए, गोविंद राय। लेकिन से देखिए, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। याद रखिएगा कौन सा? 10वें और अंतिम गुरु थे। उनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। उनके बचपन का नाम गोविंद राय था। उन्होंने सन 1799 में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ का स्थापना किए थे। कब किए थे? 1699 में खालसा पंथ का स्थापना किए थे। एवं खालसा सिख अनुयायियों के 5 वस्तु केस, कंघा, कच्छा, कारा और कृपाल धारण करने का उद्देश्य दिया गया। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पटना अनुमंडल में कितने जिले हैं? तो पटना अनुमंडल में आपको टोटल 6 जिले। याद रखिएगा, इसका आंसर बी होगा। पटना अनुमंडल में बिहार राज्य के सबसे पुराने अनुमंडल में एक है। वर्तमान में इस अनुमंडल में 6 जिले जैसे पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर शामिल है। पटना प्रमंडल का
क्षेत्रफल आपको याद रखिएगा 16,960 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रथम बुद्ध परिषद कब और कहाँ स्थापित किया गया? या इसका याद रखिएगा बी, राजगिरी में। राजगिरी में लगभग आपको कितना 483 ईसा पूर्व में। देखिए इसमें देखिए, इसको डिटेल में बताते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। स्थान कौन सा था? स्थान राजगिरी। देखिए सप्तपर्णी गुफा में, राजगिरी में। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगाइएगा। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और इसका शासक कौन था? अजातशत्रु। देखिए द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? यह वैशाली में हुआ था। पहले याद रखिए राजगीर में, फिर वैशाली में। कब हुआ था? 1383 ईसा पूर्व में। इसका अध्यक्ष कौन था? सवाकामी। याद रखिएगा, सवाकामी। शासक कौन था? कालाशोक। याद रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीत का शासक कौन था? कालाशोक। और प्रथम बौद्ध संगीत का शासक कौन था? अजातशत्रु। अब देखिए तृतीय बौद्ध संगीत यह हुआ था 250 ईसा पूर्व में। स्थान कब हुआ था? पाटलिपुत्र। याद देखिए, पहले राजगीर, फिर वैशाली, फिर पटना, राप, ठीक है, राप, पाटलिपुत्र। इसका अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। शासक कौन था? अशोक। याद रखिए, शासक अशोक था। चौथी बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? पहली शताब्दी ईसा पूर्व में। स्थान कुंडलवन में, कश्मीर में है कुंडलवन। पहले चौथी बौद्ध संगीत ये बिहार से बाहर हुआ था। याद रखिएगा, कश्मीर में। इसका अध्यक्ष कौन था? वासुमित्र। याद रखिएगा। शासक कौन था? कनिष्क। याद रखिएगा, कनिष्क। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माल और सेवा कर जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन था? याद रखिएगा, फ्रांस। फ्रांस ही ने जीएसटी का सबसे पहले जीएसटी लागू किए थे। इसमें देखिए, माल सेवा कर जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस, जिसने 1954 में इसे लागू किया था। देखिए जीएसटी क्या है? देखिए जीएसटी क्या, देखिए जो भारत में जीएसटी कब हुआ था? जीएसटी भारत में कब हुआ था? आपको 1 जून 2015 में। इसमें क्या था? इसका मुख्य नारा क्या था? इसका नारा था एक राष्ट्र एक कर। याद रखिएगा, इसका नारा था एक राष्ट्र और एक कर। इसमें क्या था? इसमें देखिए वैट जो लगता है और सेवा कर और उत्पादन शुल्क, याद रखिए उत्पादन शुल्क को मिलाकर जीएसटी लाया गया था। जैसे कि कई पुराने टैक्स को खत्म कर दिया गया था, सेवा कर, उत्पादन एक्साइज ड्यूटी, और नया अकेला सिर्फ जीएसटी लाया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के पहली बार में स्थापित किए गए थे। याद रखिए, इसका है आंसर, आपको इसका आंसर डी है। याद रखिएगा, डी। कब? 1958 में। याद रखिएगा, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पहली बार 1958 में स्थापित किए गए थे। आंसर डी है। इसमें देखिए, अब देखिए यहाँ बिरसा मुंडा, 8वां नंबर क्वेश्चन। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? देखिए मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से लेकर 1900। इसमें क्या था? इसका नेतृत्व किसने किया था? याद रखिए, नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा जी। इसको इन्हीं को धरती अब्बा और पृथ्वी के पिता कहा जाता है। पृथ्वी का पिता। याद रखिएगा, पृथ्वी का पिता कहा जाता है इनको, बिरसा मुंडा को। यह जो बिरसा मुंडा का हुआ था विद्रोह, यह आपको कौन सा? डोबरी पर्वत। याद रखिएगा, डोबरी पर्वत पर 9 जुलाई, याद रखिएगा 9 जुलाई 1900 में डोमरी पर्वत पर हुआ था, जो कि अंग्रेजों के बीच बहुत ज़्यादा युद्ध हुआ था। क्योंकि कारण क्या था? देखिए बिरसा मुंडा युद्ध होने का कारण क्या था? इसमें क्या था कि मुंडाओं का पारंपरिक खून टक्की सामूहिक खेती प्रणाली को खत्म कर जमींदारी प्रथा लागू कर दी थी। इसी कारण बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए लिखा है, वर्तमान के झारखंड के छोटा नागपुर पठार पर हुआ था एक आदिवासी विद्रोह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? याद रखिए, आंसर है कृष्ण नदी।
इनकी कुल नदी कृष्ण नदी लगभग आपका कुल लंबाई कितना है 1400 किलोमीटर, याद रखिएगा 1400 किलोमीटर। इसका सहायक नदी याद रखिए, सहायक नदी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, सहायक नदी याद रखिएगा। सहायक नदी कौन कौन सी है? सहायक नदी है इनका आपको तुंगभद्रा याद रखिए, तुंगभद्रा, घाटप्रभा और मालप्रभा, पंचगंगा, कोयना, भीमा, मूसी, सब भीमा, मूसी, पंचगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा, ये सब कृष्णा नदी का सहायक नदी है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी नदी पर कृष्णा नदी पर बांध कौन सा है? बांध याद रखिएगा, ये सब बांध, इस पर बांध कौन सा है? नागार्जुन, याद रखिएगा नागार्जुन बांध है, याद रखिएगा। नागार्जुन सागर बांध है, नागार्जुन सागर बांध कौन सा? कृष्णा नदी पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इनका देखिए, कृष्णा नदी भारत के पश्चिम घाट से महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और यह नदी भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी, याद रखिएगा, भारत के तीसरी सबसे बड़ी लंबी है। और पारादीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। ये नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल के खाड़ी में गिरती है। नीचे देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, द 25 का G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो याद रखिए इसका आंसर कनास्किस में। देखिए अब जीएसटी का सदस्य कितना है? 7 सदस्य कौन सा है? कनाडा हो गया, याद रखिएगा, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, जो कि आपको उसमें अंग्रेज आता है, अंग्रेज और बहुत सारा यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, याद रखिए ये 7 सदस्य है। इसका जो 2007 का जो G7 2025 का मुख्य एजेंडा क्या था? बैठक में ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन और बैठक आर्थिक स्थिति को सुधार करना, यही इनका मुख्य एजेंडा था। कौन सा? G7 2025 का मुख्य उद्देश्य है। देखिएगा यहाँ देखिए 2025 का आउटरीच शिखर सम्मेलन कनाडा के कनास्किस में आयोजित किया गया था। धात्विक हॉकी 2026 में शिखर सम्मेलन फ्रांस के एवियन लेंसवेंस में फ्रांस की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। तो 26 में याद रखिएगा, तो 26 में G7 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? फ्रांस में, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दिए। तो 26 का G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस में होगा, याद रखिएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितना है? याद रखिएगा 35 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए। राष्ट्रपति से कुछ आर्टिकल है जो अनुच्छेद जो आपको बताने जा रहे हैं। देखिए भारत का संविधान का अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में संबंधित है, याद रखिए कौन सा? आर्टिकल 58। राष्ट्रपति को अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 52 में भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, याद रखिएगा, अनुच्छेद 52 में, याद रखिएगा 52 में भारत के एक राष्ट्रपति होगा। और याद रखिएगा अनुच्छेद 53 में क्या है? संघ का कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। संघ का जितना भी कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है, याद रखिएगा कौन सा? 53 अनुच्छेद 52 में क्या है? भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 53 में क्या है? संघ का कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगे। इंपॉर्टेंट देखते हैं, राष्ट्रपति का महाभियोग, याद रखिएगा, महाभियोग लगाने का कौन सा? अनुच्छेद 61 में, याद रखिएगा, अनुच्छेद 61 में महाभियोग लगाने का प्रक्रिया है राष्ट्रपति के द्वारा। और देखिए 72 भी याद रखिए, 72 भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 72 में क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, जैसे फांसी रोक देना, मृत्युदंड रोक देना, किनके? राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति कितने हैं? अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 72 में क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, याद रखिएगा। और इंपॉर्टेंट 61, 62 और एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 123, याद रखिए 123 में क्या है? आपको 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश लाने का शक्ति, याद रखिएगा 123 में क्या है? राष्ट्रपति के अध्यादेश लाने की शक्ति। आर्टिकल कितना? 153 में क्या है? उच्च न्यायालय के परामर्श करने की शक्ति, जैसे राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय से परामर्श करने का शक्ति है कि कौन सा अनुच्छेद में? 143 में। एक और अनुच्छेद है 111 में क्या है? राष्ट्रपति द्वारा विधेयक को अनुमति देना है। जो विधेयक आता है संसद में उसको अनुमति देने का
कौन सा आर्टिकल में है, कौन सा अनुच्छेद में है, 111 में, याद रखिएगा। एक और आर्टिकल है कौन सा, 108। 108 में क्या है, संयुक्त सदन की संयुक्त बैठक बुलाना, कौन, राष्ट्रपति संसद के संयुक्त बैठक बुलाता है, कौन सा आर्टिकल अनुच्छेद द्वारा, 108 द्वारा। 108 द्वारा क्या होता है, राष्ट्रपति के द्वारा संसद के संयुक्त बैठक का बुलावा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम रोजगार प्रदान करती है, तो इंपॉर्टेंट कृषि, खासकर भारत का अर्थव्यवस्था कृषि पर टिका हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 50 से 60% सभी लोग कृषि पर निर्भर है। देखिए, भारत का अर्थव्यवस्था कृषि एवं सहायक क्रिया क्षेत्र, सहायक क्रिया क्या हो गया, जैसे आपको सर्विस मिलता है, जैसे आप कोई डॉक्टरी हो चाहे टीचर हो, सर्विस मिलता है, उसको सहायक क्रिया। प्राथमिक क्षेत्र सार्वजनिक रोजगार प्रदान करता है। भारत के कृषि एवं संबंधित गतिविधियों लगभग 50 से 60% आबादी शामिल है, जबकि सकल घरेलू उत्पादन में यह क्षेत्र सबसे कम योगदान है। याद रखिए, जीडीपी में, जो जीडीपी में है, इनका योगदान सबसे कम है। सबसे बड़ा आदिवासी मेला बानेश्वर मेला किस तारीख को आयोजित किया जाता है, तो याद रखिएगा, माघ महीने में, याद रखिएगा, माघ महीने में, माघ महीने के पूर्णिमा, माघ महीने का पूर्णिमा। देखिए इसको देखिए बानेश्वर मेला राजस्थान के डूंगरपुर जिले में बानेश्वर धाम में आयोजित होने वाला एक वार्षिक आदिवासी उत्सव है। कौन सा, आदिवासी उत्सव, जो माघ महीने के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। आदिवासियों के कुंभ के रूप में जाना जाता है। याद देखिए, आदिवासी का, याद देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आदिवासी का कुंभ के रूप में माना जाता है। यह मेला सोम, माही और जाखम नदियों के पवित्र संगम पर होता है। याद है कौन कौन सा, सोम, माही। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। याद देखिए, सोमनाथ मंदिर ये गुजरात में, याद देखिए, सोमनाथ मंदिर कहाँ पे, गुजरात में है। देखिए, सबसे बड़ा, देखिए यार, एक इम्पोर्टेंट बात है, सोमनाथ मंदिर को सबसे बड़ा आक्रमण किया गया है वो महमूद गजनबी द्वारा, महमूद गजनबी द्वारा। कब ये किया गया था, 1026 ईस्वी में। याद रखिए, सबसे ज़्यादा सोमनाथ मंदिर को लूटा है कौन, महमूद गजनबी। कब, 1026 ईस्वी में। देखिए, सोमनाथ मंदिर गुजरात के बेलाव में स्थित है। समुद्र किनारे स्थित एक मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जिनका निर्माण स्वयं चंद्रदेव सोम ने किया था। याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नवाद की स्थापना किस वर्ष की गई है, तो याद रखिएगा, नवाद का स्थापना कब किया गया था, 1982 में। नवाद के 1982 में हुआ था। नवाद का स्थापना संसद के अधिनियम के माध्यम से 12 जुलाई 1982 में की गई थी। नबार्ड एक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। भारत का एक शीर्ष ग्रामीण विकास बैंक है। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वित्तीय और गैर वित्तीय सहयोग, नवाचार और संस्थागत विकास को बढ़ावा देना। एक तरह का बैंक है जो कि ग्रामीण को बढ़ावा दिया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप। देखिए, गोदान नाम पुस्तक का लेखक कौन है, इसका आंसर है मुंशी प्रेमचंद। ये तो इजी क्वेश्चन है। गोदान उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित अन्य उपन्यास निम्नलिखित है, जैसे गबन, निर्मला, रंगभूमि, प्रोमाश्रम, सेवा सदन, कर्मभूमि, काया क्लब एवं प्रतिज्ञा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के मध्यम विशिष्ट पिट इंडिया एक्ट अधिनियम कब लाया गया था, यह देखिएगा, 1784 में। पिट इंडिया कब आया था, यह देखिए, पिट इंडिया एक्ट 1784 में आया था। क्या हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था, जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके कमियों को दूर करना। इसी में दोहरी शासन व्यवस्था, याद देखिएगा, दोहरी शासन व्यवस्था पिट इंडिया एक्ट में आया था। देखिए, आपको देखिए, दोहरी शासन में देखिए 2 शासन था, एक व्यापार कार्य, एक राजनीतिक कार्य। राजनीतिक कार्य एक था, व्यापार कार्य। तो व्यापार कार्य में क्या था, व्यापार कार्य में था इसका, इसको कौन कंट्रोल करता था, इसको कंट्रोल करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्शन, जो कि
हाँ याद रखिए, जो कि ये ब्रिटिश सरकार का, जो ब्रिटिश सरकार था उसके अधीन कंपनी को लाना था, याद रखिएगा। पहली बार ब्रिटिश के अधीन कंपनी आया था, याद रखिए। इससे पहले कंपनी राज करता था। पहली बार ब्रिटेन ब्रिटेन के द्वारा इस पर कंट्रोल गया था। भारत के जितना भी राजनीतिक और व्यापारिक कार्य पर ब्रिटेन के द्वारा कंट्रोल किया गया था। कब? 1784 में क्विट इंडिया एक्ट के माध्यम से। व्यापार में क्या था? राजनीतिक व्यापार में था, इसमें व्यापार था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और राजनीति में कौन था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। याद रखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसमें क्या था? कंपनी, जैसे राजनीतिक मामले है यहाँ पे, राजनीतिक मामले में इसमें क्या था? कंपनी को सैन्य स्वराज जितना राजस्व को नियंत्रण करना, कंपनी के सैन्य स्वराज को राजस्व को नियंत्रण करना। यह व्यवस्था कब तक चली थी? याद रखिएगा। ये दोहरी शासन प्रणाली कब तक चली थी? याद रखिएगा, 1858 तक। क्योंकि 1857 की क्रांति हुआ था, उसके बाद यह खत्म हो गया था दोहरी शासन नियम। देखिए, इसके बाद ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया था इसके आदम पूरी तरह से, क्योंकि एक सचिव नियुक्त किया जाता था। पूरी तरह से ब्रिटेन क्राउन के हाथ में चला गया था। इसमें एक भारतीय सचिव को पद बनाया गया था, और अन्य सदस्य हेल्प के लिए बनाया गया था। देखिए, क्विट इंडिया एक्ट अधिनियम 1784 एक ब्रिटिश संसदीय अधिनियम है। इसका मुख्य उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों को अलग करना और भारत में कंपनी के शासन पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण स्थापित करना। इसी अधिनियम द्वारा दोहरी नियंत्रण प्रणाली का शुरुआत हुआ था, जिनके अंतर्गत कंपनी के वाणिज्य कार्यों को देखने के लिए निदेशक मंडल और राजनीतिक कार्यों को देखने के लिए एक नियंत्रण बोर्ड का स्थापना किया गया था। याद रखिए। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में मिष्टी पहल खबरों में रही, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? याद रखिएगा, मैंग्रोव परीक्षा वन, जो कि पश्चिम बंगाल में देखिए, जो नदी के पास होता है, नदी के पास यहाँ पर मैंग्रोव वन लगता है ज़्यादा। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम मिष्टी योजना भारत के समुद्री तट पर और लवणीय भूमि पर मैंग्रोव पौधारोपण के सुविधाजनक बनाने के लिए वह 2023 में आरंभ किया गया था। कब यह आरंभ किया गया था? 2023 में शुरू किया गया था। यह एक सरकारी कार्यक्रम है। इस योजना में 5 वर्ष तक 9 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश में संचालित किया जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे में भारतीय रेल किस स्थान पर? याद रखिएगा, चौथे स्थान पर। याद रखिए, भारत रेलवे भारत का एक प्रमुख परिवहन नेटवर्क है, जो आकार के दृष्टि में एक ही प्रबंधन के तहत संचालित विश्व का चौथा सबसे बड़ा एवं एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इससे भारत सरकार के रेल मंत्रालय के तहत संचालित किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC महिला T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगी? तो याद रखिए, कौन सा करेगी? बांग्लादेश। याद रखिए, बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा T20 विश्व कप की मेजबानी बांग्लादेश में दिया जाना था, परंतु बांग्लादेश में फैले अशांति के कारण महिला T20 विश्व कप आयोजन संयुक्त अरब अमीरात UAE के में करवाया था। इस विश्व कप विजेता न्यूजीलैंड की टीम थी। याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1976 के 42वें संविधान संशोधन में कौन से 2 शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था? याद रखिए, कौन सा है? देखिए, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। इसमें 3 जोड़ा गया था। याद रखिएगा। देखिए, इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। याद रखिएगा, 3 जोड़ा गया था। कौन सा? 42वें संविधान संशोधन। याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन में। एक कब आया था? 1976 में। याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन, इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान भी कहा जाता है। याद रखिए, लघु संविधान। इसी इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकालीन के दौरान लगाया था। इसे इंदिरा गांधी, याद रखिए, इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकालीन के दौरान लाया गया था। याद रखिए आप। स्थापना में बदलावना, इसमें याद रखिएगा, और नोट पॉइंट याद रखिएगा। नागरिक के लिए
10 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किया गया था, वर्तमान में कितना? 11। पहले एक था, इसी 42वें संविधान संशोधन में 10 और जोड़ दिया गया था, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य बन गया था, याद रखिएगा। देखिए आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान याद रखिए भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14 जनवरी 2025 के इसरो के अध्यक्ष के रूप में एस सोमनाथन का स्थान कौन लिया था? इसका आंसर है बी नारायण। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष बी नारायण है। इन्होंने 14 जनवरी 2025 को एम सोमनाथ के स्थान पर पद धारण किए हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन फ्लड, ये तो सभी जानते हैं। देखिए ऑपरेशन फ्लड क्या है? ये क्या है? डेयरी क्षेत्र में प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन है। कौन सा? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड में क्या है? डेयरी क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ावा के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसके डॉक्टर वर्गीस कुरियन, याद रखिएगा। डेयरी क्षेत्र में प्रदर्शन के लिए किनको नाम लिया जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, याद रखिए। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने सन 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के साथ मिलकर आरंभ किया था। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत के श्वेत क्रांति, याद रखिए, भारत के श्वेत क्रांति कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जनक कहा जाता है। देखिए महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? याद रखिए, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? उसमें देखिए लिथिंगो, याद रखिए कौन सा? लॉर्ड लिथिंगो, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन था? लॉर्ड लिथिंगो, याद रखिएगा। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति, याद रखिएगा। अगस्त क्रांति भी कहते हैं, अगस्त क्रांति भी इसे भी कहते हैं। इस आंदोलन की घोषणा आंदोलन याद रखिए, आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का घोषणा कब किया गया था? 8 अगस्त को, याद रखिएगा। 8 अगस्त को 1942 में घोषणा किया गया था। कहाँ पे किया था? याद रखिएगा, कहाँ पे किया गया था? यह बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से किया गया था, याद रखिए। ग्वालियर टैंक, बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से किया गया था। इसी भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने कहा था, करो या मरो को ऐतिहासिक नारा दिया गया था। भारत छोड़ो प्रस्तावना को कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा याद रखिए, जुलाई 1942 में स्वीकार किया था। कब स्वीकार किया था? जुलाई में 1942 में। देखिए और एक और कारण, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन लाने का कारण क्या था? एक कारण बता रहे। कारण क्या था? एक कृषि मिशन का विफल। जब ब्रिटिश सरकार ने सर क्रिप्स को भारत भेजा ताकि युद्ध स्टार्ट हो गया था, प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था, भारतीयों को सहयोग देने के लिए, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को सहयोग देने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा गया था। लेकिन क्रिप्स मिशन में कहीं भी पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं था। क्रिप्स मिशन आया तो वहाँ पे कहीं भी पूरी तरह से स्वतंत्रता की बात नहीं था, केवल डोमिनेंट स्टेटस मतलब अर्ध स्वतंत्र की बात की गई थी। इसी कारण गांधी जी ने इसे कहा था यह पोस्ट डेटेड चेक है। याद रखिए कब कहा था कि इस मिशन को कहा गया था पोस्ट डेटेड चेक है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया था, याद रखिएगा। दूसरा कारण था द्वितीय विश्व युद्ध, फर्स्ट विश्व युद्ध गलत बोल दिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए सैनिक को, भारत के लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए। दूसरा कारण था क्रिप्स मिशन विफल का द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध का प्रभाव, जैसे नमक चावल आदि महंगाई हो गया था। अगर युद्ध होगा तो महंगा तो हो जाएगा, नमक चावल महंगा होने के कारण गांधी जी इससे नाराज थे। तीसरा कारण था जापानी आक्रमण भारत पर कर रहे थे, जापानी लोग भारत पर आक्रमण कर रहा था। अगर गांधी जी को कहना था अगर आप ये भारत को स्वतंत्र कर देंगे तो जापानी आक्रमण नहीं होगा, जापान लोग फिर वापस जापान लौट जाएंगे, भारत की तरफ नहीं आएंगे, तो आप लोग छोड़िए। मगर यह बात क्रिप्स मिशन में लिखा ही नहीं था।
किसमें अर्थ स्वतंत्र की बात किया था, किस मिशन में गांधी जी चाहते थे पूरी तरह से स्वतंत्र हो। इसी कारण किस मिशन विफल हुआ तो गांधी जी ने अब बोले कि चलो भारत छोड़ो आंदोलन का घोषणा किया जाए। चलो नेचर देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। तिलैया बांध नदी पर बना, याद रखिएगा बराकर, याद देखिए कहाँ कौन सा नदी, बराकर। तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर स्थित है। यह एक जल विद्युत बांध है जो कि दामोदर घाटी निगम द्वारा सन 1953 में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और बिजली उत्पादन के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। याद रखिएगा। 26 में क्वेश्चन, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, याद रखिए कब, 1912 में। घोषणा कब किया था, यह घोषणा कब हुआ था, याद रखिएगा 12 दिसंबर 1911 को। जॉर्ज पंचम, याद रखिएगा, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में बिहार को अलग राज्य बनाने की घोषणा कब किए गए थे, 12 दिसंबर 1911 में घोषणा हुआ था। अलग पूर्ण तरह कब हुआ था, 1912 में। 22 मार्च, याद रखिए 22 मार्च, देखिए 22 मार्च को देखते हैं बिहार दिवस मनाया जाता है। तो 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हो गया था। इसका कारण क्या था, बिहार बंगाल से बिहार अलग होने का कारण क्या था, प्रशासनिक असुविधा। जैसे विशाल क्षेत्र था, बहुत बड़ा क्षेत्र था, पहले बंगाल, उड़ीसा, झारखंड सब एक साथ था, एक क्षेत्र में था। तो ज़्यादा क्षेत्र होने के कारण प्रशासनिक असुविधा होता होगा। और साथ में क्या होता था, बिहारियों से भेदभाव होता था, बंगाल में बिहारियों से भेदभाव होता था। जैसे बंगाल में सरकारी नौकरी, शिक्षा में बिहारियों को कम सीट देना, जिसके कारण सबसे पहला मांग किसने उठाया था, सच्चिदानंद द्वारा। याद है, सच्चिदानंद ने ये मांग उठाया था बिहार को बंगाल से अलग किया जाए, क्योंकि बंगाल में सरकारी नौकरी, शिक्षा या उनको नीचे तरह से देखना बिहारियों को, और साथ में बिहारी का संस्कृति, भाषा बंगाली से अलग है। इसी कारण सच्चिदानंद के द्वारा यह आंदोलन किया गया था, बंगाल से बिहार को अलग करना। अब देखेंगे नीचे 27 नंबर क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जिसे किसी भी भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान है, याद रखिए कौन सा, 356। देखिए राष्ट्रपति, देखिए 256 है। देखिए इसमें आपको 3 राष्ट्रपति शासन लगता है, 3। देखो एगो अनुच्छेद आपको एगो है 352, एक है 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल। 352 में अनुच्छेद 352 में कौन सा, राष्ट्रीय आपातकाल होता है। देखिए राष्ट्रपति के पूरे देश या उसके किसी भी हिस्से में सुरक्षा खतरे में, जैसे युद्ध होना, अन्य देश से युद्ध होगा तो आपको राष्ट्रपति आपातकाल लगेगा। कौन सा, राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा अनुच्छेद 352 के द्वारा। जब देश, अपना भारत देश किसी दूसरे देश से युद्ध होगा या शस्त्र विद्रोह, मतलब देश के भीतर हथियार के साथ विद्रोह हो जाना, तब आपको राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा अनुच्छेद 352। साथ देखिए यह आपको कैबिनेट से लिखित सलाह मिलता है, यह आपको कैबिनेट से लिखित सलाह पर यह लागू किया जाता है अनुच्छेद 352। और साथ में संसद में 1 महीने के भीतर दोनों सदनों से अप्रूवल होना चाहिए, वो भी विशेष बहुमत से। जब संसद से दोनों सदनों से अप्रूवल मिल जाएगा 1 महीने के अंदर, तब आपको अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। इसका अवधि कितना रहता है, याद रखिए, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 का अवधि कितना रहता है, यह 6 महीना, हर 6 महीना बदलेगा, मगर यह कोई इसे निश्चित काल नहीं है, यह अनिश्चित काल, इसका कोई निश्चित काल नहीं है। याद रखिएगा, यह अनिश्चित काल तक बढ़ते जाएगा, जब तक 6 महीना बढ़ते जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल। और दूसरा आता है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में क्या है, केंद्र सरकार को किसी राज्य के प्रशासन को सीधे अपने नियंत्रण में लेने की शक्ति देता है। कौन सा, अनुच्छेद 356। इसमें क्या है, जब राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल पा रही है, जब राज्य संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तब आपको कौन सा अनुच्छेद 356 लगेगा, कौन केंद्र सरकार लगाएगा। इसमें क्या, राष्ट्रपति घोषणा करती है, घोषणा से जब राष्ट्रपति घोषणा कर देती है अनुच्छेद
356। तो इससे क्या होता है कि आपको संसद के अंदर 2 महीने के भीतर दोनों सदनों से बहुमत से, साधारण बहुमत से आपको पास करवाना अनिवार्य है। यह हर 6 महीने तक चलता है और इसका मैक्सिमम आपको 3 वर्ष तक ही चलेगा, याद रखिएगा। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल में कितना, अनिश्चित काल तक, और इसमें राज्य आपातकाल में कितना तक लगता है आपको, मैक्सिमम 3 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, याद रखिएगा। तीसरा है एक आपको 360, यह क्या है, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल जब भारत में वित्तीय स्थिरता गंभीर खतरे में राष्ट्रपति की घोषणा की जाती है कि 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से पास कराए। जब जैसे वित्तीय क्राइसिस हो गया, जैसे कोई पैसा वगैरह सब, या बैंक वगैरह सब करप्ट हो गया, तो यह 360 लगता है। देखिए नीचे, देखिए यहाँ, देखिए 28। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी है, याद रखिएगा, चंपा। यह बिहार में है, चंपा। 5-6 आपको महाजनपद बता दे रहे हैं, जैसे कौशल महाजनपद कहाँ का है, श्रावस्ती, याद रखिएगा, श्रावस्ती। ये कहाँ पे, अयोध्या, फैजाबाद को श्रावस्ती बोलते हैं, पहले के नाम श्रावस्ती था, इसको कौशल महाजनपद बोला जाता है। मल महाजनपद, इसको कहाँ बोलते हैं, कुशीनगर को, याद रखिए, जो प्रेजेंट में वर्तमान में कहाँ है, कुशीनगर। मल महाजनपद कुशीनगर है। और वत्स्य महाजनपद कहाँ पे है, एक कौशाम्बी, जो कि अभी प्रेजेंट में आपको प्रयागराज कहा जाता है, कौशाम्बी। वत्स्य महाजनपद कहाँ पे है, कौशाम्बी, जो कि वर्तमान में प्रयागराज है। एक मत्स्य, यह कहाँ पे है, मत्स्य महाजनपद कहाँ पे है, विराटनगर, जो कि आपको जयपुर में है, याद रखिएगा। देखिए अंग महाजनपद प्राचीन भारत में 16 महाजनपद में से एक था, जिनकी राजधानी चंपा थी। अंग महाजनपद का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद से प्राप्त हुआ था। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, याद रखिएगा, खजुराहो। कंदरिया महादेव शिव मंदिर समर्पित एक विशाल और कलात्मक मंदिर है, जो मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। इसका निर्माण चंदेल राजा विद्याधर, याद रखिए, चंदेल राजा ने विद्याधर ने 21वीं सदी में आरंभ करवाया था। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, धुआंधार झरना नदी द्वारा निर्मित है, याद रखिए, कहाँ पे है, ये आपको नर्मदा नदी पे। धुआंधार जल प्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में भेड़ाघाट के पास नर्मदा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। अब देखें 31 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था, ये कब शुरू हुआ था, 1914 में, याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चलने वाला एक विनाशकारी वैश्विक संघर्ष था। यह युद्ध धुरी राष्ट्र, जैसे धुरी राष्ट्र कौन कौन सा, याद रखिए, धुरी राष्ट्र पूछ लेता है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी आदि, और मिश्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, रूस आदि में मध्यम लड़ा गया था। देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, याद रखिएगा, 28 जुलाई। कब से चला था, 28 जुलाई से आपको 11 नवंबर 1918 तक चला था, याद रखिए। 14 जुलाई 2014 से आपको 11 नवंबर 1918 तक चला था, 1918 तक, याद रखिएगा, 14 से 1918 तक चला था। देखिए तत्कालीन क्या था, जैसे प्रथम विश्व युद्ध का होने का तत्कालीन क्या था, ऑस्ट्रेलिया के हंगरी में राजकुमार को हत्या, जो कि आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड था, उनकी हत्या कारण। तत्कालिक कारण क्या था, प्रथम विश्व युद्ध के कारण ऑस्ट्रेलिया हंगरी के राजकुमार का हत्या होना। देखिए ये आपको ये समझौता जब विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया था, कौन सा समझौता हुआ था, 11 नवंबर 1918 के सुबह जर्मनी के मित्र राष्ट्र के साथ युद्ध विराम का समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। मतलब कानूनी रूप से, याद रखिए, कानूनी रूप से युद्ध का विराम 28 जून 1919
को वर्साय के संधि के साथ समाप्त हुआ था। वर्साय के संधि कब हुआ था, याद रखिएगा। वर्साय के संधि कब हुआ था? वर्साय का संधि आपको हुआ था 28 जून 1919 को। 28 जून 1919 को वर्साय के संधि के साथ यह प्रथम विश्व युद्ध कानूनी तरह से समाप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। मुंबई में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष किसने किया था? इसका आंसर है WUC बनर्जी, याद रखिएगा, WUC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना सन 1885 ईस्वी में देश भर के 72 प्रतिनिधियों के बैठक के साथ हुई थी। बम्बई के गोपाल दास तेजपाल संस्कृति कॉलेज में हुआ था। याद रखिए कौन सा कॉलेज में था? गोपाल दास तेजप्रताप संस्कृत कॉलेज में। इसका प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफलिन, याद रखिएगा, लॉर्ड डफलिन। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विश्व केक किस देश की राजधानी है? याद रखिएगा कौन सा? किर्गिस्तान। देखिए उज्बेकिस्तान की राजधानी कौन सा? ताशकंद, याद रखिएगा, ताशकंद। उज्बेकिस्तान का ताशकंद। किर्गिस्तान के बिश्केक, याद रखिएगा, बिश्केक। कजाकिस्तान के अस्ताना, याद रखिएगा, कजाकिस्तान के ताजिकिस्तान का दुशाबे, याद रखिएगा, ताजिकिस्तान का दुशाबे। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये तो पहले बता दिया था। वर्साय के संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? याद रखिए 1919 में। वर्साय के संधि 1919 में जर्मनी और मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, रूस आदि के बीच हस्ताक्षरित की गई थी। यह एक शांति संधि थी जिसके द्वारा प्रथम विश्व युद्ध को औपचारिक रूप से समाप्त करने की घोषणा किया गया था। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है? याद रखिए कौन सा है? ओरंग बाघ अभयारण्य कहाँ पे है? असम, याद रखिए, असम में है। असम में भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर सिलसिलाम टाइगर रिजर्व है। यह अभयारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल आपको 1728 वर्ग किलोमीटर है। सिरिसलम सबसे बड़ा, याद रखिएगा, सबसे बड़ा अभयारण्य है। 36 में क्वेश्चन देखेंगे। 36 में प्रसिद्ध C.K. नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिए कौन सा? क्रिकेट। C.K. नायडू ट्रॉफी भारत के एक घरेलू क्रिकेट चैंपियनशिप है। इसका आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा किया जाता है। BCCI द्वारा यह ट्रॉफी भारत के पहले टेस्ट कप्तान कर्नल C.K. नायडू के नाम पर है। याद रखिए, पहले टेस्ट कप्तान कर्नल C.K. नायडू के नाम पर रखा गया है। 37 नंबर क्वेश्चन है। बरेली में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? याद रखिए कौन सा? खान बहादुर खान के द्वारा। जफर। देखिए आपको जो कहाँ विद्रोह हुआ था 1857 का बताना है। देखिए दिल्ली का कौन नेतृत्व कर रहे थे 1857 क्रांति? ये बहादुर शाह जफर, याद है। दिल्ली में कौन सा? बहादुर शाह जफर। कानपुर में कौन कर रहे थे 1857 का विद्रोह का नेतृत्व? ये नाना साहब। लखनऊ में कौन कर रहे थे? बेगम हजरत महल, याद रखें, लखनऊ में कौन? बेगम हजरत महल। बरेली में कौन कर रहे थे? याद रखें, बरेली में खान बहादुर खान। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह, याद रखिएगा, फैजाबाद में कौन? मौलवी अहमदुल्ला शाह। इलाहाबाद में कौन कर रहे थे? लियाकत अली, याद रखिए, इलाहाबाद का 1857 का नेतृत्व कौन कर रहे थे? लियाकत अली। अब देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन। भारत का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है? याद रखिएगा, यह है भटनागर शांति। यह कौन सा में? कंफर्म करते सी में दिया गया। सी
विज्ञान और प्रौद्योगिकी में याद रखिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विश्व और प्रौद्योगिकी में। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। त्रिवेणी नहर का निर्माण इसमें से किस नदी पर किया गया? याद रखिएगा कौन सा? गंडक, जो कि यह आपको नेपाल से निकलती है, यह हाजीपुर पटना के समीप नदी गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी निर्माण कब हुआ था? या त्रिवेणी नहर का निर्माण कब हुआ था? निर्माण आपको हुआ था 1909 में। याद रखिए 1909 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था इसमें कृषि को बढ़ावा देना, सिंचाई को बढ़ावा देना। इसे इन नहर के तहत कृषि को बढ़ावा मिलेगा। याद रखिए गंडक नदी को नारायणी नदी भी बोलते हैं। नारायणी, याद रखिए नारायणी नदी, इसको नारायणी नदी बोलते हैं। यह बिहार के पश्चिम बंगाल जिले से बिहार में घुसती है, या आती है, वहाँ से आती है। कौन सा ये कहाँ से निकलते हैं? नेपाल के, याद रखें नेपाल के नूबिन या नूबिन हिमाल ग्लेशियर से निकलती है। याद रखिएगा जो गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होती है, कहाँ से निकलती है गंडक नदी? तो याद रखिएगा नूबिन हिमाल ग्लेशियर से। देखिए त्रिवेणी नहर गंडक नदी के बाएं तट पर निर्मित एक महत्वपूर्ण सिंचाई नहर है। यह नहर भारत और नेपाल सीमा पर स्थित गंडक बैराज वाल्मीकि बैराज से निकलती और बिहार के एवं उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में सिंचाई कराती है। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष है? याद रखिएगा सर रोम वारकर। याद लोक सेवा यूपीएससी का सबसे पहले कौन अध्यक्ष बने हैं? सर रोस वारकर। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में आगामी कोयलिया उद्यान 2024 कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसका चयन किया गया? याद रखिएगा आनंद कुमार को, जो सुपर 30 गणित का है टीचर, उनको। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के वैशाली और नदनगढ़ जैसे स्थानों में मिले अशोक का शिलालेख किस भाषा में खुदे हुए? तो याद रखिएगा प्राकृतिक। 42 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कर रहे। देखिए इंडियन विंग्स फ्रीडम किसने दिया था? ये आपको इंडिया फिगर 3 इंडिया विंग्स फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद दिया था। द गाइड किसने दिया था? द गाइड आपको RK नारायण। मिडनाइट टू द मिलेनियम किसने दिया था? ये दिया था आपको शशि थरूर। सेल्फ कन्वर्टेड किसने दिया था? महात्मा गांधी। याद रखिएगा इसका आंसर बी है। 44 नंबर देखेंगे, इजी क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट टाइगर का प्रक्षेपण किस वर्ष में शुरू हुआ? याद रखिएगा आपको 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य बाघों को प्राकृतिक आवास का संरक्षण करना एवं उनकी आबादी में वृद्धि सुनिश्चित करना था। इजी क्वेश्चन। नीतीश जी ने गंगा पर बने पुल का उद्घाटन किया जो पटना और तेजस्वी यादव क्षेत्र से जोड़ता है, जो कि राघोपुर। याद रखिएगा राघोपुर के नए उद्घाटित पुल की लंबाई कितनी है? याद रखिएगा 4.57 किलोमीटर। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंगा नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे पुल का उद्घाटन किया, जो कि पटना को तेजस्वी यादव क्षेत्र राघोपुर के जोड़ता है। याद रखिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन। बैगन फूल वाले पौधे के निम्न किस कुल के प्रजाति है? तो इसका आंसर है बी कौन सा है? आपका
सैलो, इसका आंसर है आपका सोलैनेसी, याद रखिए सोलैनेसी। बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया था ये। देखिए भारी जल का अनुभार क्या है, याद रखिए भारी जल का, देखिए भारी जल का अनुभार आपको 20, इसका आंसर 20 है। इसमें क्या होता है आपको, वो देखिए D2 होता है, ऑक्सीजन का अनुभार कितना होता है आपको 16, तो D2 है, D2O, तो 2 दूना 4 प्लस 16 आपको 20 हो जाएगा, 20। देखिए आपको भारी जल, देखिए इसका भारी जल क्या होता है, इसको बहुत सा, देखिए जैसे पानी है, मान लीजिए 10,000 पानी को हीट किया जाता है। हीट करने के बाद आपको ये आपको मात्र 1 लीटर ही आपको भारी जल प्राप्त होगा। 10,000 लीटर को गर्म करने के बाद आपको 1 लीटर ही भारी जल प्राप्त होगा। इसका डेंसिटी क्या होता है, इसका भारी जल का डेंसिटी क्या होता है, साधारण जल, जैसे पानी साधारण पानी है उसका आपका 11% ज़्यादा होता है, 11% का। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कथनांक क्या होता है 101.4 डिग्री सेल्सियस। कितना, किसका, भारी जल का, साधारण जल का कितना था 100 डिग्री सेल्सियस। भारी जल का कथनांक क्या होता है 101.4 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है भारी जल का 3.8 डिग्री सेल्सियस, और साधारण जल का कितना होता है 4 हिमांक आपको 4 डिग्री सेल्सियस, न 0 डिग्री सेल्सियस, याद रखिए 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए इसे आप देखते हैं कि भारी जल का उपयोग कहाँ होता है, यह परमाणु भट्टी में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने में, न्यूट्रॉन के गति है उसको धीमा करने में नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है भारी जल को। देखिए जब क्या होता है, जब इसको बोले तो 10,000 आप लीटर पानी में आप अगर इलेक्ट्रिसिटी देते, विद्युत धारा प्रवाह करते हैं, उसको हीट के बाद आपको लास्ट में आपको 1 लीटर बचेगा, वह भारी जल हो जाएगा। याद रखिएगा जो इलेक्ट्रोलाइट देने के बाद, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट विद्युत प्रवाह करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूटने के कारण जो टूटता है, जैसे हल्का गैस होता है उड़ जाता है, जो भारी रहता है वो नीचे जाके बच जाता है। तो कितना 10,000 में आपको 1 लीटर ही नीचे जाके बचेगा, तो जो बचा हुआ 1 लीटर है वो भारी जल कहलाएगा। नीचे देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, भार का ऐसा मात्रक क्या है, तो याद रखिएगा न्यूटन। देखिए भार का होता है mg, याद रखिएगा। मास होता है m, किलोग्राम, मास का याद रखिए किलोग्राम, ये मास का है, ये भार होता है mg, याद रखिएगा। वेट, इसको वेट बोलते हैं mg। जो भार वह गुरुत्वाकर्षण बल है जो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया जाता है। यह एक सदिश राशि एवं इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन है। भार को वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। नीचे देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन, देखिए मनुष्य में संयोजी ऊतक के एक उदाहरण की पहचान कीजिए। इसका आंसर है हड्डी। देखिए संयोजी ऊतक क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इसका मुख्य काम है शरीर के विभिन्न अंगों और अन्य ऊतकों को आपस में जोड़कर रखना। देखिए इसमें कितने टाइप के संयोजी ऊतक, अब कितने टाइप के होता है आपको याद रखिए 4 टाइप के। ब्लड भी होता है, याद रखिए ब्लड भी होता है संयोजी ऊतक, ब्लड होता है, लिम्फ होता है, लसिका क्या है, लसिका एक संक्रमण से लड़ने और तरल पदार्थ को संतुलित रखने में मदद करता है। कौन लसिका, और दूसरा है आपका कार्टिलेज हो गया, उपस्थित हो गया, अस्थियां हो गया, और दूसरा है लिगामेंट, टेंडा, वासा ऊतक, लिगामेंट, टेंडर, लिगामेंट के, ये सब कौन सा संयोजी ऊतक, याद रखिएगा।
कौन कौन सा संयोजिक ऊतक है? लिगामेंट, टेंडन, वसा ऊतक, कार्टिलेज, बोन्स, ब्लड, लिम्फ जो लसिका बोला जाता है, ये सब कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है। देखिए लिगामेंट क्या होता है, या देखिए लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट का काम क्या था, हड्डी को हड्डी जोड़ता है। याद रखें, हड्डी को हड्डी जोड़ने के लिए कौन सा संयोजिक ऊतक काम देता है? लिगामेंट। अब मांसपेशिया को हड्डी को जोड़ने के लिए कौन सा संयोजिक ऊतक काम करता है? टेंडन। याद रखिए टेंडन। और चर्बी जमा करता है, चर्बी जो फैट बनता है, वासा बनता है, उसको कौन सा संयोजिक ऊतक काम करता है? वासा ऊतक। याद रखिएगा। संयोजिक ऊतक का मुख्य काम कार्य क्या है? मुख्य काम इसका है जोड़ना, सहारा देना, सुरक्षा देना, परिवहन, जैसे रक्त के माध्यम द्वारा पोषण मिलता है एक जगह से दूसरी जगह, सुरक्षा देना, हड्डी के माध्यम शरीर को सुरक्षा मिलता है, जोड़ना, अंग और मांसपेशियों को जोड़ना, इसका संयोजिक ऊतक का कार्य है। देखें 50 नंबर क्वेश्चन। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखिए किसी उदासीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसे आपको लवण या लवण कहते हैं। उदासीकरण क्या होता है? जब आप एसिड और बेस को, अम्ल और क्षार को, याद रखिए क्षार और अम्ल को जब अभिक्रिया कराते हैं, क्षार और अम्ल को अभिक्रिया कराते हैं तो उससे लवण और वाटर बनता है, पानी, लवण या पानी बनता है। इसको उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्रभाव लवण और जल बनाते हैं, उसे उदासीकरण प्रभाव कहते हैं। उदासीकरण अभिक्रिया एक लवण और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, या रासायनिक अभिक्रिया जिससे दोनों पदार्थ एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देता है और एक यौगिक लवण का निर्माण करता है, उसे उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य के अधिकतम एससी आबादी है? याद देखिए उत्तर प्रदेश। अनुसूचित जाति देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति का सर्वाधिक जनसंख्या यूपी का है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का है, उसके बाद बिहार का। याद रखिए बिहार कितना है? 1.66 करोड़। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बायोफाइटा के संबंधित है? तो याद रखिए डी, मार्जेंटीना। देखिए ये पादप जगत का है। देखिए पादप जगत में आपको दो तरह का होता है। याद रखिए पादप जगत, एक को बोला जाता है क्रिप्टोगैम, दूसरा होता है फेनोगैम। याद रखिए फेनोगैम। क्रिप्टोगैम में कौन कौन सा होता है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। देखो बायोफाइटा में क्या होता है? इसमें जड़, तना, पत्ता एक सब आपको नहीं दिखेगा, ये सब हाइड होता है, ये सब नहीं दिखता है। बायोफाइटा को याद रखिए, बायोफाइटा को ही उभयचर कहते हैं, क्योंकि ये जमीन पर रहता है लेकिन निषेचन के लिए पानी में चला जाता है। कौन? बायोफाइटा क्या होता है? जो पौधा होता है यह पानी में रहता है, नहीं पानी में निषेचन के लिए जाता है और जमीन पर रहता है, इसको उभयचर बोला जाता है, पादप का उभयचर। इसमें संवहनी ऊतक जैसे जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है। याद रखिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर आपको देखिए 53 नंबर क्वेश्चन देखिए 53 नंबर आंसर क्वेश्चन देखिए, आंसर था हृदय पंप करता है। ये ब्लड को, जैसे जितना भी अशुद्ध ब्लड है उसको हृदय में लाकर उसके बाद लंग्स में भेजता है। लंग्स में प्यूरिफाई होने के बाद पूरे शरीर में शुद्ध ब्लड ऑक्सीजन ब्लड होता है उसको पूरे शरीर में भेजता है। घर्षण क्या है? आवश्यक हानि। घर्षण कारण बहुत सारा हीट निकलता है, इससे हानि पहुंचता है। संघनन, तरल में गैस का ठंडा संघनन बोलते हैं। जैसे गैस है, इसमें हीट रिलीज होगा तो आपको तरल बन जाएगा।
अणु पास पास, जैसे गैस का अणु दूर दूर रहता है, इसका पास पास आ गया तो संघनन हो गया। फेफड़े, फेफड़े में क्या होता है? फैलना और सिकुड़ना। देखिए इसमें क्या, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में कौन सा रंग कांच प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश से विक्षेपण के बाद निम्नतम विचलित होता है? तो याद रखिएगा रेड कलर इसका आंसर। जैसे जब प्रिज्म से एक वाइट लाइट, सफ़ेद प्रकाश जाती है तो 7 रंग में विभक्त होती है, जो कि आपको रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, इंफ्रारेड और होता। तो रेड कलर क्या होता है? इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। वेवलेंथ कम ज़्यादा होने के कारण ये कहीं भी भटकता नहीं है, कहीं भी इसका मोड़ता नहीं है, ये सीधे चले जाता है, सीधे। इसी का इसका विचलित कम होता है। याद रखिए विचलित कम होता है इसका। देखिए वेवलेंथ ज़्यादा तो मतलब फ्रीक्वेंसी कम। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा इसका फ्रीक्वेंसी कम है। मान लीजिए ये है, देखिए इसे जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो देखिए वेवलेंथ कम है। वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ क्या है? इसको हिंदी बोला था तरंगदैर्घ्य। देखिए तरंगदैर्घ्य होगा लैम्डा से। यहाँ देखिए लैम्डा ज़्यादा, इसका लेंथ ज़्यादा, इसका लंबाई ज़्यादा है। इसका लंबाई देखिए कम है, लैम्डा यहीं से, इसका लंबाई कम है। इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति क्या होता है? इसको आवृत्ति बोलते हैं। आवृत्ति ज़्यादा, आवृत्ति कम। तो जहाँ पे तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा वहाँ आवृत्ति कम होगा और विचलन भी कम होगा। याद रखिएगा विचलन भी कम होगा। इसका देखिए इसको पराबैंगनी बोलते हैं। इसका क्या होता है? इसको वेवलेंथ, जैसे तरंगदैर्घ्य कम होता है तो लैम्डा कम होता है, और इसका आवृत्ति ज़्यादा होता है और विचलन भी ज़्यादा होता है। इसी कारण इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सूची 1 वैज्ञानिक के नाम, सूची 2 भौतिक के नियम के साथ मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड को उपयोग करके उत्तर करें। देखिए आइंस्टीन क्या है? आइंस्टीन आपको न्यूटन गति का नियम दिया, आइंस्टीन आपको प्रकाश विद्युत प्रवाह दिया, केपलर आपको ग्रहों का दिया, हाइजेनबर्ग अनिश्चित का सिद्धांत। इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर कौन सा होगा? डी। क्या देखिएगा डी। देखेंगे आप 76 नंबर, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? याद रखिए सेरीकल्चर आपको रेशम कीट पालन, फलों के की खेती को क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। याद रखिए फल की खेती को हॉर्टिकल्चर। रेशम कीट पालन के क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। सब्जी उत्पादन क्या बोलते हैं? ओरेलीकल्चर। याद रखिए 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य धातु है? तन्य क्या होता है? डक्टाइल। इसको डक्टाइल बोलते हैं इंग्लिश में, डक्टाइल, जो डक्टाइल बोलते हैं। देखिए इसका आंसर होगा डी। देखिए 10 ग्राम मात्र आपको, देखिए पहले डक्टाइल तन्य धातु किसे बोलते हैं? जब हम किसी धातु को फोर्स लगाते हैं जो बिना टूटे खींचे। देखिए कोई धातु है, इसको फोर्स लगाते खींचिए, बिना टूटे कि लंबा सा तार बन जाएगा, तार बन जाता है। तार बनने का वह गुण जो बिना टूटे फूटे हो उसको तन्य कहते हैं, डक्टाइल कहते हैं। जैसे आप 1 ग्राम सोना लीजिए, 1 ग्राम सोना को आप लंबा करते जाइए, आपको 2 किलोमीटर तक लंबा आपको पतला तार बन जाएगा 1 ग्राम सोना को। देखिए धातु के अंदर क्या होता है? एक चीज याद, इंपॉर्टेंट नोट्स है, हाई लेवल का नोट्स है, एक्स्ट्रा नोट्स ज्ञान है। इसमें क्या होता है? धातु के अंदर, जैसे धातु देखिए एक धातु है, मान लीजिए ये धातु है, इसके अंदर बहुत सारा परमाणु होता है। क्या होता है? इसमें परमाणु टूटता नहीं है। परमाणु जैसे परमाणु नहीं एक जगह पर आया था, ये परमाणु जैसे यहाँ से लंबा कर दिए, जितना भी मान लीजिए 10 परमाणु ऐसे 1 2 3 4 10 परमाणु है, तो ये एक सीरीज में आ जाता है, इसी का ये लंबा बन जाता है। कभी भी परमाणु टूटता नहीं, याद रखिएगा। जैसे हाँ एक और नोट्स लिखिए, जस्ता कौन सा धातु बोले जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कौन सा धातु जो जिसका आप तन्य नहीं कर सकते, डक्टाइल नहीं कर सकते, वो है जस्ता। याद रखिएगा जस्ता। और दूसरा है आपका कौन सा धातु? पारा। दोनों को आप इसको तन्य नहीं कर सकते, जस्ता और पारा को याद रखिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? याद रखिएगा, इसका नाम बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है? बेकिंग सोडा। इसी को बेकिंग सोडा के सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, याद रखिएगा, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट इसी को बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए इसमें क्विकलाइम, याद है क्विकलाइम के क्या फॉर्मूला होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, याद रखिए, चूना पत्थर। देखिए जब चूना पत्थर को, देखिए सीओ को जब क्विकलाइम कैसे उत्पादन करते थे, इसको फॉर्मूला होता है सीओ प्लास्टर ऑफ पेरिस का, याद रखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या था? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, याद रखिए, कैल्शियम सल्फेट, याद इसका नहीं लिखिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, याद रखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट से हेमीहाइड्रेट, याद रखिएगा। स्केल लाइम क्या होता है? स्केल लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? इसको बोला जाता है भुजा हुआ चूना, याद रखिए, भुजा हुआ चूना। इसको बिना भुजा हुआ, इसको बोलते हैं बिना भुजा हुआ चूना, याद है, भुजा हुआ चूना, इसको भुजा हुआ चूना बोलते हैं, भुजा हुआ चूना, इसको बिना भुजा हुआ चूना बोलते हैं। स्लेक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सभी का फॉर्मूला बता दिया गया है। देखिए जो आप ये देख रहे क्विक लाइम, इसको कैसे बनाता है? जैसे तब चूना पत्थर, ऐसा डीपली नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए इसको छोड़ दीजिए, इतना ही तक। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 59 नंबर। किसी मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करते हैं? आप जानते हैं जब अम्ल है तो बेस में क्षारीय मिला दीजिए, क्षारीय। अब तो बताया गया यही इसी वीडियो में पहले क्वेश्चन को बताया गया है, इससे पहले वाला क्वेश्चन को क्षारीय मिला दीजिए, आपको उदासीन हो जाएगा। इसमें क्षारीय कौन है? भुजा हुआ चूना, याद रखिएगा, भुजा हुआ चूना। भुजा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या है बताया गया? भुजा हुआ चूना फॉर्मूला क्या था? देखिए इसका फॉर्मूला था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसी मिट्टी को अम्ल के प्रभाव को भुजा हुआ चूना मिलाकर उदासीन करते हैं। भुजा हुआ चूना मिलाने से मिट्टी का पीएच स्तर बढ़ जाता है, जिससे यह अधिक क्षारीय हो जाता है। यह प्रक्रिया पौधे द्वारा पोषण तत्व को अवशोषण करने बनाने सूक्ष्म जीवों और सक्रिय बढ़ावा और मिट्टी को संरचना बेहतर करने में सहायता होती है। इसको लिखिएगा। निम्नलिखित में से किस रसायन को विटामिन सी के रूप में जाना जाता है? याद रखिए, कौन सा? स्कर्विक अम्ल, याद रखिएगा, इसका आंसर ये होगा स्कर्विक अम्ल। देखिए विटामिन बी को क्या बोला जाता है? थायमिन, याद रखिएगा, विटामिन बी को थायमिन बोला जाता है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल, याद रखिएगा, विटामिन के को फिलोक्विनोन, याद रखिएगा। इसमें देखिए पानी में घुलनशील कौन सा विटामिन है? पानी में घुलनशील विटामिन है बी सी, याद रखिएगा। वसा में कौन सा घुलनशील विटामिन है? ए ई डी के, याद रखिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बाह्य से दाह्य में कुछ सामग्री अपवर्तनांक का सही आरोही क्रम लिखिए। इसका आंसर सी होगा, बर्फ, क्रोसिन, बेंजीन, सेंधा नमक। अपवर्तनांक क्या होता है? जब कोई मध्यम, जैसे कि पानी से कांच में, जैसे यहाँ पे मान लीजिए पानी है, एक कांच है, तो यहाँ से आने पर ये आपको, जैसे यहाँ से आने पर यह विचलित हो जाएगा, जैसे नॉर्मल से विचलित हो जाएगा, सीधा नहीं जाएगा, विचलित हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब कोई माध्यम पानी से कांच में प्रकाश कितने धीमे कर देता है, क्योंकि देखिए ये हल्का है, इसका डेंस ज़्यादा है, तो ये हल्का कर देगा, इसको हल्का
धीमी कर देता है, इससे क्या मोड़ जाता है, मोड़ सकता है। इसका फॉर्मूला क्या था, अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला एन होता है, एन, ये होता है सी भी। सी का फॉर्मूला क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, कौन सा, वैक्यूम में इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में, खाली जगह में इसका स्पीड होता है, प्रकाश का स्पीड। सी क्या है, प्रकाश का स्पीड खाली जगह पर, वैक्यूम में, निर्वात में। याद रखिएगा, प्रकाश का स्पीड निर्वात में आपको 3×10⁸ मीटर सेकेंड। इसका फॉर्मूला होता है NCV। तो आप इससे फॉर्मूला सब निकालिएगा तो पता चलेगा कि क्रोसिन का सबसे ज़्यादा होता है, फिर बर्फ का ज़्यादा क्रोसिन का, बेंजीन का और सिंधा नमक का। देखिए, ग्रीन हाउस का प्रभाव सर्वाधिक योगदान देने वाली गैस है, तो याद रखिएगा CO2। तो ग्रीन हाउस गैस क्या है, जैसे प्राकृतिक प्रक्रिया, ये ग्रीन हाउस प्राकृतिक, मनुष्य के द्वारा नहीं, जब ये प्राकृतिक प्रक्रिया जब पृथ्वी की सतह पर गर्म रखने में मदद करता है। क्या होता है, ग्रीन हाउस पृथ्वी की सतह को गर्म करने पर लगता है। जब पृथ्वी की सतह उन्हें सोख लेते हैं और फिर गर्मी के रूप में वापस देती है। जैसे मान लीजिए सनलाइट आया, यहाँ पे लाइट आया, तो क्या होता है, पृथ्वी से हीट को सोख लेता है, फिर रिलीज करता है हीट, इससे गर्मी हो जाता है मौसम। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। जिसमें कौन कौन सा वे गैस जो गर्मी को पकड़ते हैं, कौन कौन सा गैस है, जैसे हीट निकला यहाँ से हीट, तो ये यहाँ का जो गैस है इसको वापस फिर वायुमंडल के बाहर नहीं जाने देता है, ये गैस पकड़ के रख लेता है। जैसे CO2 होता है, मीथेन भी होता है, फ्लोरोसिन होता है, CFC होता है। क्या होता है, इस हीट को पकड़ के रखता है। इस हीट को पकड़ के रखने के कारण यहाँ पे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में गर्मी रह जाता है। ये पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा कृत्रिम रूप से वायुमंडल को कौन सा पकड़ कर रखता है, जब कृत्रिम रूप से। याद रखिएगा, जल वाष्प। नीचे देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन, 63 में, जल में घुलनशील विटामिन शामिल है, ये तो बताया गया है। विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन में शामिल होता है BC, हाँ B80 आपको थायमिन, एक सभी, हाँ सभी। देखिए, ये आपको C विटामिन हो गया। ये विटामिन नियासिन कौन सा विटामिन है, B3। राइबोफ्लेविन, ये कौन सा विटामिन है, राइबोफ्लेविन आपका B2। B80, C और B हो गया, ये दोनों जल में घुलनशील होता है। देखो, थायमिन को बोलते हैं B1, राइबोफ्लेविन के बोलते हैं विटामिन B2, नियासिन को विटामिन 3, पैंटोथेनिक को विटामिन B5, एसिड को विटामिन B6, पायरिड ऑक्साइड को विटामिन B7, बायोटिन के विटामिन B7, फोलिक एसिड को बोलते हैं आपको विटामिन B9, इसको विटामिन B12 बोलते हैं। कोबालमिन को। और भाषा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी धात्विक वस्तु का तापमान बढ़ाया जाता है तो इसका प्रतिरोध किस प्रकार प्रभावित होता है। देखिए, मान लीजिए कि एक मेटल है, इसको हीट बढ़ा दिए, यहाँ जो अणु है, यहाँ जो इतना परमाणु है, वो हीट होकर इधर उधर भागने लगेगा। इससे क्या होगा, कोलिजन होगा। टकराने से हीट को अवरोध करने लगता है। जैसे हीट को अवरोध करने लगता है, विद्युत को अवरोध करने लगता है, तो इससे क्या होगा, तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर होगा ए। याद रखिएगा, जब हीट तापमान बढ़ेगा तो यहाँ के जो जितना भी परमाणु है
ये एक दूसरे के टकराने लगेगा, टकराने होने के कारण यहाँ पे प्रतिरोध उत्पन्न हो जाएगा, प्रतिरोध उत्पन्न होगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। याद रखिए इसका आंसर ये होगा। नीचे देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन। विज्ञान की वो शाखा जो कोशिकाओं का अध्ययन करती है उससे क्या कहते हैं? याद रखिएगा साइटोकोलॉजी। एटोमोलॉजी किसी कीटाणु के अध्ययन करते हैं, कीटाणु विज्ञान के। होमोप्लास्टिक कहते हैं जिससे का। और होमोनोलॉजी किसको करते हैं अध्ययन? ये करते हैं रक्त और रक्त वाहिका विकारों को। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित स्वरूप में व्यवस्थित तारा का समूह को क्या कहता है? याद रखिएगा तारामंडल। आकाशगंगा क्या होता है? इसमें तारा आता है, धूल कण वायु ये सब सम्मिलित होता है, इसको आकाशगंगा बोलते हैं। तारामंडल क्या होता है? आकाशगंगा के अंदर, जैसे मान लीजिए एक देश है, एक ट्रिक बता रहे हैं, एक देश है, देश भारत है तो मान लो आकाशगंगा है। तारामंडल एक बिहार है। तारामंडल जैसे भारत देश में नक्शा है, राज्य के नक्शा, तो राज्य क्या हो गया? तारामंडल। आकाशगंगा क्या हो गया? देश। और सौरमंडल क्या होगा? आपका घर। याद रखिएगा एक ट्रिक है। देखिए पूरे सा यहाँ पे वायुमंडल है, पूरे धूल कण है, तारामंडल इसी में शामिल है, इसको आकाशगंगा बोलेंगे। मगर तारा का पैटर्न बन जाता है, इसका आकार ले लेता है, कोई मतलब कोई भगवान का आकार लेता है, घोड़ा उड़ा का आकार ले लेता है, पैटर्न बन जाता है, उसको तारामंडल बोलते हैं। और तारामंडल के अंदर जितना तारामंडल के चारों तरफ कोई ग्रह उसके चारों तरफ और घूमता है तो उसको सौरमंडल बोलते हैं। बस इतना याद रखिए, काफ़ी है। 67 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शरीर के सभी अंगों में से ऑक्सीजन रहित रक्त किस सिरे के माध्यम से हृदय में प्रवेश करती है? याद रखिएगा महाशिरा, वेन के बाद। जैसे ये हार्ट है आपका 4 चैम्बर, तो पूरे शरीर से ऑक्सीजन में CO2 रहता है, मतलब प्योर ऑक्सीजन नहीं रहता है, तो पूरे शरीर से आता है, फिर लंग में प्योर होता है, फिर जाके यहाँ से लंग्स नहीं, यहाँ फेफड़ा, हाँ लंग्स में प्योर होकर फिर जाता है यहाँ पे महाधमनी द्वारा। कौन सा फुफ्फुस धमनी द्वारा इसमें जाता है। इससे पूरा शुद्ध रक्त पूरे शरीर में जाता है। कौन सा? महाधमनी द्वारा पूरे रक्त में जाता है। रखिएगा। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन। वो अंग का नाम बताइए जहाँ पे भ्रूण विकसित होता है। तो याद रखिएगा कौन सा? गर्भाशय है। फ्लोपियन ट्यूब क्या होता है? इसमें फ्लोपियन ट्यूब का क्या काम है? इसका काम है पुरुष का शुक्राणु और महिला के अंडा के मिलन से एक ट्यूब के अंदर निषेचन होता है। निषेचन के बाद भ्रूण बनना शुरू होता है। कहाँ पे? सबसे पहले शुरू होता है यहीं पे फ्लोपियन ट्यूब से। उसके बाद फ्लोपियन ट्यूब क्या होता है? वो भ्रूण को गर्भाशय में भेज देता है, जहाँ पे आपको पोषण उषण मिलता है, यहीं पे। नीचे देखेंगे, अब देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन। देखिए मक्खन को द्वारा दूध से पृथक किया जाता है। तो याद रखिए कौन सा? मंथन के क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपकेंद्रण बल। जब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मक्खन है, इसको ऐसे करिएगा तो ये बाहर की तरफ भागेगा। जैसे आप देखे होंगे बचपन में झूला पर झूले होंगे, जैसे वित्तीय झूला होता है, आप यहाँ बैठिएगा तो ऐसे घूमिएगा तो आपको लगेगा कि हम बाहर फेंका रहे हैं। इसी का जब मथने से काम होता है, यह बाहर फेंकाता है यहाँ पे, जिससे क्या होता है? जो दूध बाहर निकलता है, जो नीचे बचता है वो मक्खन हो जाता है। देखिए मक्खन दूध के मंथन एक अपकेंद्रिक सेंट्रीफ्यूगल की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है। अपकेंद्रिक बल एक मशीन का उपयोग किया जाता है जो तेजी से घुमाता है, जिससे वसा के कण अपकेंद्र बल लगता है और वे मक्खन के रूप में अलग हो जाता है, से अलग हो जाता है यहाँ पे। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पौधे में पुष्प का कौन सा भाग परागकणों का उत्पादन करता है? तो यार कौन सा है? परागकोश। जैसे फूल है, आपका फूल है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक कौन सा है? पराग। इसको यहाँ पे देखिए, इसको क्या बोलते हैं? देखिए ये फूल है आपको यहाँ पे
आपको एक ये है, ये तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वार्तिका, वार्तिका स्टिग्मा। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं वार्तिका। इसको अंडाशय, इसको अंडाशय, इसको अंडाशय बोलते हैं। इसके अंदर बीजांड होता है, इसके याद रखिए बीजांड होता है। ये क्या होता है, यह क्या होता है पराकोष, याद रखिए पराकोष। ये क्या होता है तंतु, इसको तंतु बोलते हैं, इसको बीजांड बोलते हैं। तो ये जो क्या पराकण हो, पराकण कण है, क्या बोलता है ये पराकण, कौन सा भाग पराकणों का उत्पादन करती है, तो पराकोष। यहीं से यहाँ पे उठकर यहाँ पे जाती है, यहाँ पे तो निषेचन होती है। कहाँ पे, वार्तिका में। देखिए पौधे का पुष्प के पराकोष एंथर भाग में पराकणों का उत्पादन होती है। पराकोष पुंकेसर नामक नर प्रजनन अंग का भाग होता है, जो कि एक डंडल तंतु या फिलामेंट जैसे शीट पर स्थित रहता है। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न के कौन सा प्राकृतिक तंतु नहीं है, याद रखिएगा रेनॉल। देखिए ये तीनों प्राकृतिक तंतु है, ये आपको प्राकृतिक रूप से मिलता है। ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया तंतु है। क्या देखिए मनुष्य द्वारा ना फाइबर है, फाइबर। इसको तंतु को क्या बोलते हैं, फाइबर, फाइबर। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, परावर्तन का नियम आपात कोण अपरावर्तन कोण के बराबर होता है। यह नियम निम्न पर प्रकाश का किरण परावर्तित के लिए सत्य है। देखिए ये आपका सरफेस है, सतह है आपका। जब प्रकाश आती है, जब सेम एंगल से, सेम आई हो गया और सेम एंगल से जाएगा, सेम एंगल से आर, तो इसी को परावर्तन का नियम का बोला जाता है। याद रखिए परावर्तन का नियम बोलाता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए केवल समतल पृष्ठ के लिए होता है, ये भी सही है। केवल अवतल पृष्ठ में होता है। अवतल पृष्ठ पे कब होगा, मान लीजिए यहाँ पे अवतल दर्पण है, जब आप सर यहाँ सेंटर से कोई लाइट आएगा, व्हाइट लाइट, फिर यह से उजर के सेम लाइन पर चलाएगा, तो ये अपवर्तन पृष्ठ के लिए है, ये सही है। केवल उत्तर पृष्ठ के लिए ये भी सही है। उपयुक्त में सभी डी आंसर होगा। कार्बन युक्त कार्बन को द्विबंधक वाले यौगिक को रूप में जाना जाता है। तो याद रखिए कौन सा है, डी असंतृप्त यौगिक। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए संतृप्त क्या होता है, संतृप्त कार्बन के चारों, जैसे कार्बन के चारों एटम पूरी तरह से हाइड्रोजन या अन्य हाइड्रोजन हो अन्य परमाणु से पूरी तरह से भरी रहती है, जिसके दूसरा परमाणु से भी क्रिया नहीं करते। किसी भर सी का जितना भी आपको चारों संयोजकता है, बैलेंसी है, वो पूरी तरह से भर गया। कहीं सी का बैलेंसी 4 होता है, तो पूरी तरह से भर गया, तो अब किसी के साथ ये अभी क्रिया नहीं करेगा, तो ये स्टेबल है, एक तरह के स्टेबल, तो ये संतृप्त यौगिक होगा। जब कहीं भी खाली रहेगा, जो पूरी तरह से नहीं भरेगा, मान लीजिए 3 भरा HH, ये खाली है, तो ये रिएक्शन कर जाएगा, तो ये रिएक्शन करने का असंतृप्त यौगिक होगा। तो द्विबंधन क्या है, द्विबंधन में आपको कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है, जो जिसको आपको इसको क्या बोलते हैं द्विबंधन, इसको एल्कीन बोलते हैं, एल्कीन। देखिए एल्काइन क्या बोलता है, एल्काइन होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बंधन बनाता है, अबंधन। इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिए फॉर्मूला पूछता है इसका CnH2n-2, याद रखिए H2n-2। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका एल्केन का CnH2n+2, याद रखिएगा। देखिए संतृप्त में कौन सा होता है, संतृप्त में सिर्फ एल्केने होता है, याद रखिएगा सिर्फ एल्केन। संतृप्त में एल्केन होगा, और असंतृप्त में कौन सा, एल्काइन और एल्कीन एक होगा, एल्कीन, याद रखिएगा एल्कीन 2 होगा। असंतृप्त यौगिक में एल्काइन और एल्कीन, असंतृप्त में एल्काइन और एल्कीन, संतृप्त यौगिक में एल्केन। नीचे देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन, 74 नंबर, निम्न में से क्या विद्युत प्रवाह का रासायनिक प्रभाव है, इसका आंसर डी नहीं। जब जल के धारा प्रवाहित करते तो H2 और O2 का उत्पादन करता है, जिससे कोई जल में आप विद्युत प्रभाव करेंगे तो यहाँ के जो मोलिकुल्स है, अणु है, यह एटम में टूट जाएगा, परमाणु में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। जब किसी से विद्युत धारा प्रवाह करते रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो हाँ केवल रासायनिक अभिक्रिया कारण ही
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटा है, याद रखिएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कौन सा धातु तनु हाइड्रोक्लोरीन अम्ल की अभिक्रिया नहीं करती? तो याद रखिएगा कॉपर तांबा। देखिए तनु हाइड्रोजन HCl के साथ सबसे ज़्यादा सोडियम करता है, सोडियम Na सबसे ज़्यादा सोडियम रिएक्शन करता है। इसका मैग्नीशियम एल्यूमिनियम करते जाता है। उसके बाद लास्ट में कॉपर हो गया, चांदी हो गया, सोना, ये सब अब क्रिया नहीं करता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या क्या शामिल है? ये तो इजी है, जैविक अजैविक। जैविक में क्या होता है? सभी जीव वनस्पति। अजैविक घटक में क्या होता है? भूमि जल वायु। इसका आंसर दोनों होगा। अब देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें 77 नंबर क्वेश्चन है, दो पासों को फेंकने पर 10 का योग ज्ञात करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए जब दो पासों फेंके जाते हैं तो कुछ संभावित परिणाम, जैसे एक पासे में 6 होता है, 6 आने का संभावना रहता है, तो दो पासे में आपको 36 आने का संभावना रहेगा। तो इसमें पूछा है 10 प्राप्त करने के लिए अनुकूल प्रकरण 3 है। देखिए इसमें क्या है, देखिए एक पासे से 4 आएगा तो दूसरे पासे से आपको 6 आ सकता है, तो 10 बन गया। फिर एक पासे से 5 आएगा, दूसरे पासे से 5 आने का संभावना है, 5 5 10 बना। फिर एक पासे से 6 आने का संभावना है और दूसरे पासे से 4 आने की संभावना है, पूरे 10। तो कितने? 3 अनुकूल प्रकार बना। तो क्या होगा, जिसका प्रायिकता क्या होता है? अनुकूल परिणाम कितना है? 3। कुल परिणाम कितना है? 36। आपका आंसर हो गया 1/12 आंसर। इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ABC का वेतन 7 3 6 के अनुपात में है। इसके वेतन में 15% और 20% और 25% की वृद्धि की अनुमति दी जाती है, तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा? देखिए 15%, अगर मान लीजिए 100 है, उसमें 15% का वृद्धि करेंगे तो 100 में 15% का करेंगे तो 15 आएगा, तो 100 और 15 कितना हुआ? 115। तो ऐसा ही देखिए 7 को आप 115 से गुना करेंगे, फिर औसत आपको 3 को 120 से गुना करेंगे, फिर औसत आपको 6 को 125 से गुना करेंगे। तो इसको जब काट पीट कीजिएगा तो आपका आंसर बी आएगा, 166 72 125, 161 72 125। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, यदि एक संख्या का 45% का 20%, यह गलत है, ये 729 है, 729 है, तो वह संख्या क्या है? देखिए जब मान लीजिए संख्या n है, उसको 45% करेंगे, n संख्या को 45% कितना आएगा? इतना होगा। फिर इसके फिर 20%, मतलब इसके फिर 20%, इसको 20% करेंगे तो आपको इतना होगा। 20% करने के बाद कितना आया नंबर आपको? 729। इसको काट पीट करेंगे तो n आएगा आपको 8100। ऐसे आंसर ये होगा। देखिए याद रखिए, एक मेज पर कमाया गया लाभ क्रय मूल्य का 350% है। यदि क्रय मूल्य में 50% वृद्धि की होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है, तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा? मान लीजिए 100 का क्रय मूल्य है, इसमें 300% वृद्धि करेंगे तो आपको 100 और 350 450 होगा। ये आपका विक्रय मूल्य हो गया, SP, याद रखिए SP SCP। कह रहा है क्रय मूल्य में 50%, तो इसमें 50% वृद्धि करने पर आपको 50% वृद्धि करने पर 150 आएगा। SP तो बोल रहा है कि यहाँ देखिए विक्रय मूल्य समान, तो विक्रय मूल्य सेम यही रहेगा, तो नया लाभ प्रतिशत, तो इससे कितना लाभ होगा? 450 में से आप 150 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 300। 300 को 300 बटा 150 करेंगे, क्योंकि ये क्रय मूल्य होगा, यह आपका लाभ होगा।
300 लाभ हुआ। आपका क्रय मूल्य कितना है, इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो याद रखिएगा 1 0 से 1 0 कटता, टोटल आपको 15 से 2 बार 20 1 0 200 तक का 200% आंसर है डी। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ए अकेले घर को 35 दिनों में पेंट करता है और बी अकेले इससे 70 दिनों में पेंट करता है। सी के साथ यहाँ देखिए सी के साथ लिखा है, उन्होंने कार्य केवल 10 दिन में पूरा किया। याद रखिए, देखिए 35 और 70, या ये किया या बी किया, आई बी ए बी और सी के साथ मिलकर 10 दिन में, तो टोटल का एलसीएम लेंगे तो 70 आएगा, तो 2 बार कटेगा, 1 बार कटेगा, ये 7 बार। तो ए बी सी आपका कितना कुल यूनिट आया, यूनिट आपका 7 आया, 7 ए बी सी का यूनिट 7 आया। अगर ए बी सी को घटा देंगे तो सी का यूनिट आ जाएगा, तो ए बी कितना है यूनिट 2 और 1 3 आ गया, तो 7 में से -3 करेंगे तो 4, तो सी बराबर कितना यूनिट आया 7। तो टोटल आपका कितना है, टोटल आपको 70 वर्क है, टोटल 70 काम है। 70 काम को सी अकेले कितना दिन में करेगा, अगर 4 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो आपका दिन आ जाएगा। याद रखिए दिन 70 का भाग कीजिएगा तो आपको 35 2, इसका होगा 17.5। इसमें 17.5 आंसर नहीं है, ये आंसर गलत दिया गया है। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन, एक जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डैश 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 आपको 39 जोड़ 50, इसका जब कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर प्राकृतिक संख्या का योग, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2। याद रखिएगा, कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर होगा, लगातार नंबर, कोई भी लगातार नंबर दिया गया है, उसका फॉर्मूला होगा n इंटू n+1/2। इसका आंसर हो जाएगा n कितना दिया गया है, n 50। याद रखिए 50, n+1 तो 51/2, याद है 25 से 51 को 25 में गुना कीजिएगा तो आपको 1275 आ जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पी एक काम को 30 दिन में और क्यू 40 दिन में पूरा कर सकता है, तो वे 4 दिन तक एक साथ काम किया। याद रखिए यहीं पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 4 दिनों में तक वे साथ मिलता है तो 4 दिनों में काम करता है, तो फिर क्यू काम छोड़ देता है, शेष काम को पूरा करता है। मान लीजिए पी 30 दिन में करता है और 40 दिन में करता है, तो इसका एलसीएम 120 दिन, टोटल काम 120 हो गया, तो इसका 4 यूनिट होगा, इसका 3 यूनिट होगा। 4 दिन काम किया, मान लीजिए ये 4 दिन काम किया, 4 दिन ए बी, 4 3 7 हुआ, और 4 दिन काम किया था 28, तो 28 दिन 7 काम किया, टोटल 28 काम 7 काम, 4 दिन में 28 काम 7 काम किया है, तो 28 घटाएंगे इसमें तो कितना जाएगा, 28 में से घटाएंगे तो 10 2 11 तो 92 हो गया। शेष काम को कौन करेगा, अगर क्यू छोड़ देता है तो शेष काम पी करेगा, तो 92 भागा शेष काम 4, कितना हो गया आंसर, इसका आंसर होगा 92 4 23। याद देखिएगा 23, इसका बी आंसर है। 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ए बी सी काम क्रमशः 12 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेगा। देखिए 12 15 20, इसका एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, इसका 5 4 3, तो देखिए टोटल काम आपको कितना है 60 दिन में, टोटल यूनिट कितना है 5 4 9 और 3 12 को 7 करेंगे तो 5 दिन में, इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चक्रवृद्धि ब्याज का है। रजनीश ने 3 वर्ष के अवधि के लिए 12.5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 10,240 रुपये की राशि का निवेश किया। 3 वर्ष बाद रजनीश को कितने राशि मिला। ये फार्मूला होता है अमाउंट, मूलधन बराबर नहीं, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर का पूरा एन। ये क्या होता है ईयर, साल का होता है, साल, नंबर ऑफ साल, इसको एन को नंबर ऑफ
नंबर ऑफ ईयर करते हैं इसको, तो कितना 3 दिया है, 3 वर्ष। या देखिए इसको क्या पूछा है, कितनी राशि, पूरे अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल दिया कितना 10,240, आपको वो ब्याज कितना दिया है 12.5%, 100 कितना 3 साल दिया है, तो 12.5 का कितना 8 कटेगा 8, तो इसका आंसर हो जाएगा 1040 गुने 8 1 9 9 8 3, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। अब हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। सज्जन शब्द का विलोम क्या होता है, इसका आंसर दुर्लभ, याद रखिए दुर्लभ। तीर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची कौन सा नहीं है, पंचमुख है, वान होता है, सर होता है, शिलीलेख होता है, यह पंचमुख, याद रखिएगा। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, या देखिए सी, श्याम रोता है। देखिए सकर्मक क्रिया क्या है, जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है वे सकर्मक क्रिया कहलाती है। ऐसे सकर्मक क्रिया को कर्म की आवश्यक नहीं होती है, जैसे सांप रेंगता है। 88 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, तो याद रखिए सी, आंगन के पार द्वार। यह सब महादेवी वर्मा का कौन सा रचना है, यामा दीप शिखा निर्जा। देखिए चक्र पानी में कौन सा समास है, तो इसका बहुवीर्य समास है। चक्र पानी, यह आपको चक्र पानी क्या है, विष्णु भगवान से रिलेटेड है। देखिए यहाँ क्या है, चक्र पानी बहुवचन समास जिसका समास विग्रह चक्र है, पानी हाथ से जिनका अर्थ है विष्णु भगवान। वह भी समास का दोनों पद अप्रधान होता है, कोई अन्य पद तीसरा पद प्रधानता होती है। 91 नंबर देखेंगे। मुहावरा है, इनमें से कौन सा अर्थ अंगूठा चूमना मुहावरे के लिए है, प्रयुक्त होता है, तो याद रखिए सी, खुशामद करना। कावित्री की शुद्ध वर्तनी क्या है, तो शुद्ध वर्तनी क्या है, कावित्री, याद रखिएगा। अतिउत्तम का संधि विच्छेद क्या है, देखिए इसमें से हर ऑप्शन को आपको देखना पड़ेगा। इसका देखिए फर्स्ट देखिए आंसर अति जोड़ उत्तम। देखिए ये आपको कौन सा है, देखिए ये आपको यन संधि का क्वेश्चन है, यन संधि का अति, देखिए अति जोड़ उत्तम। इसमें ई है, इसका स्वर ई है प्लस उ है। ई को जब यन में क्या होता है, ई को य में बदलते हैं, यहाँ आ गया अत, यह आ गया अत, आता, इसको ई को य में बदले, इसका उ अत अम उत्तम। देखिए यहाँ ई उ बना के क्या बनाएगा, ई का हंसी का, तो क्या होगा अत यू तम, इसका आंसर अति उत्तम, इसका आंसर ये होगा। देखिए इंग्लिश है, इंग्लिश में थोड़ा वीक है, आप लोग इंग्लिश आप जैसे अब यूट्यूब पर इंग्लिश आपको फ्री गोपाल वर्मा सर या नीतू मम के मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़कर इसको क्वेश्चन बना लीजिएगा। टोटल आपका 7 इंग्लिश का क्वेश्चन है, वहाँ बना लीजिएगा, क्योंकि मेरा वीक है इंग्लिश। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग को मेरे देखने के लिए धन्यवाद।